नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान बदल रहा है। इस बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों के टेंडर प्रक्रिया में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण तय किया है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है और इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। बीजेपी के विरोध का जवाब देते हुए डीके शिवकुमार ने कह दिया कि संविधान बदल रहा है। अब इसकी गूंज लोकसभा और राज्यसभा में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार गांधी परिवार के करीबी हैं। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने पीएम बनने के बाद देश का विभाजन किया, उसी तरह अब गांधी परिवार के लोग भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को संविधान में जगह दे रही है। बाबा साहेब अंबेडकर इसके खिलाफ थे। इस मुद्दे पर राज्यसभा में जेपी नड्डा जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। नड्डा ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है, तो खड़गे ने कहा कि वो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए राहुल गांधी संविधान बदलना चाहते हैं। वो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदला जाएगा। ऐसे बयान देने वालों को बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है। पूर्व में भी कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण दिया गया था, जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। अब सत्ता में आते ही कांग्रेस ने दोबारा मुस्लिम आरक्षण को लागू किया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है? क्या कांग्रेस के नेता हाथ में संविधान लेकर संविधान बचाने का केवल दिखावा करते हैं? जब इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता तो फिर ओबीसी आरक्षण में कोटा कैसे है? क्या कानूनी जांच से बच गया कोई प्रावधान परंपरा के रूप में चालू रखा जा सकता है? क्या आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमान शामिल नहीं हैं? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मुस्लिम आरक्षण का ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी गूंज आज भारत की संसद में भी सुनाई दी। आरक्षण को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हाउस के अंदर तीखी बहस भी हुई। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, प्रमोद जी और आलोक जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आकाश जी, सबसे पहला तो आपसे ही सवाल कि कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों? आकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि आकाश जी, आप अपना फोन अनम्यूट करिए। जी कर दिया, मैंने कर दिया। आपको मेरी बात, मेरा सवाल समझ में आया, सुन पड़ा? सवाल बिल्कुल समझ में आया और मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का ये तकिया कलाम रहा है और ये कोई पहली बात या उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने बयान में यह बात कही थी कि देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है और उसी बात को ये कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को हाथ में लेकर घूमने वाले लोग आज संविधान की हत्या कर रहे हैं। इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों भाई? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें सौंपा, उस संविधान में कहीं भी, मेरे हाथ में ये बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान पड़ा हुआ है, कहीं भी अगर उसमें लिखा हो कि धर्म के आधार पे आरक्षण का प्रावधान हो तो फिर हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। इन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ
पूरे चुनाव के दौरान एक प्रोपागेंडा किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, लेकिन इस देश की जनता ने इनकी ऐसी स्थिति कर दी कि ये तिहाई का आंकड़ा भी नहीं कर पाए। और ये जो कर्नाटक में ये कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में ये करने जा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी अपने लिए जो गहरी खाई या गड्ढे खोद रही है वो कभी भर नहीं पाएगी। इस देश के बहुसंख्यकों को अपमानित करने का काम लगातार पिछले 5 सालों से इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलेगा, किसी मुगलिया सल्तनत के ख्याली पुलाव से नहीं चलने वाला है। और इस चीज को हम लागू नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण का सदैव से विरोध करती रही है, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जी, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं है? देखिए, जो भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर के अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसमें जो आर्टिकल 15 है वो क्लियरली ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये बहुत साफ है कि जो संविधान, भारत का संविधान में जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल 15 है, वो कहता है कि हमारे यहाँ जो इसका मेन कंसेप्ट था भारत का संविधान कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, सबको बराबर का अधिकार है। ये नहीं है कि किसी कास्ट क्रीड में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, किसी भाषा पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कोई जगह का आप जो है उसमें विद्वेष नहीं रख सकते हैं, उसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमको एकात्मकता, क्योंकि ये संघीय शासित देश है, तो संघ का एक रूप इसमें दिया गया था, ना कि अलग अलग रूप में दिया गया था कि आप यदि हिंदी बोलते हैं तो अलग हैं, आप तेलुगु बोलते हैं तो अलग हैं, तो आप बंगाली बोलते हैं तो इस तरह से नहीं था। और ना ही कोई धर्म के आधार पे इसमें कानूनी रूप से कोई जो है उसमें विसमानता है। तो आप यदि, और स्पेशली जैसे बाद में आए कि ये आया रिजर्वेशन के आधार पे, इसमें ओबीसी, एससी और एसटी, क्योंकि उसमें काफी वंचित थे, उनके लिए प्रोविजन दिया गया था 10 साल के लिए। उसके बाद भी भारत के जो लोकसभा था और राज्यसभा में इसको पास करके उसके टाइम को एक्सटेंड किया गया। लेकिन जहां धर्म का सवाल है, अब मान लेते हैं आज कोई ये कहेंगे कि जी हम मुस्लिम को दे रहे हैं, कोई कहेगा हम सिख को देंगे, पंजाब में कह देगा हम सिख को देंगे अलग से, कोई में ईसाई में कह देंगे। तो इस तरह क्या होगा, धर्म का एक अनुवाद होगा, एक और विषमता समाज में फैलेगी। तो समाज में विषमता ना हो करके एक रूपता हो, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में उसका किसी तरह का जाति, धर्म, क्षेत्र और की उम्र, ये सब का किसी तरह का प्रोहिबिटेड किया गया था, उसको रोक लगाई गई थी कि इसको आप उस पे किसी तरह का विद्वेष नहीं कर सकते हैं, किसी का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आज की जो सरकारें हैं वो किसी को देश हित या राष्ट्र हित या समाज हित के जो है कम करके केवल सोचता है लोक लुभावनी बातें करना होता है। जैसे आप देखते होंगे दिल्ली सरकार में लोगों ने जो है फ्री लॉलीपॉप देना शुरू कर दिए। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी कमिटमेंट भी ये भी किए, मजाक उड़ाया गया कि आप इस तरह का जो है, जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसा को आप क्यों मिसयूज कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं उनसे तो कम से कम सलाह वगैरह ले लीजिए कि हाँ जी आप किसी को फ्री बिजली दे रहे हैं तो किसी को कुछ दिन में हो जाएगा फ्री दारू दे देंगे। उसी तरह से अब धर्म के आधार पे जो विसंगतियां पैदा किया जा रहा है नई ढंग से, तो ये गलत है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, कई राज्य ने जो इस तरह का पहल किया था उस पे भी उन्होंने उसका विरोध किया था और उसका कैंसिल किए थे। वैसे भी रिजर्वेशन जो है किसी नौकरियों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक डेडलाइन कि 50% से ज्यादा किसी हालत में कोई सरकार कर ही नहीं सकती है। जी बिल्कुल, तो ऑलरेडी पहले से ठीक है प्रमोद जी। आलोक पांडे जी,
ये वो कांग्रेस है जो बीजेपी पर आरोप लगाती रही कि ये संविधान बदल सकते हैं और उसके आधार पर बीजेपी को 240 में सिमेट के रख दिया। अब वही कांग्रेस, संविधान को दुहाई देने वाली कांग्रेस अब ये सब कर रही है, तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होंगे ही। आलोक पांडे जी, ये वो कांग्रेस है जिसके नेतृत्व में भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर। तो कांग्रेस को तो धार्मिक मुद्दे को चिंतित भी नहीं होना चाहिए, खास से तो दूर की बात है। कांग्रेस विभाजन की के समय की सबसे बड़ी उदाहरण है। उसके नेताओं ने और उसके नेतृत्व में बता है। अब क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग का संस्करण होने जा रही है? मुझे तो आज लगा कि जिस तरह से परिचर्चा सदन में हुई लोकसभा में, क्या मुस्लिम लीग की आत्मा कांग्रेस के अंदर आ गई है? कांग्रेस मुस्लिम लीग का आधुनिक संस्करण है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है, जो अभी प्रमोद कुमार जी बता रहे थे, उसमें एक बात कही गई है कि जो जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद हो सकता है, अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। वहां पर भी ध्यान रखा गया कि रिलीजन नहीं है, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ को उत्तराखंड के बहुत इंटीरियर स्थान पर पैदा हुआ है तो उसको रिजर्वेशन मिलता है किसी वजह से। तो कांग्रेस संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर के देश को विभाजन की तरफ बढ़ाने की प्रमुख भूमिका निभाने में आ गई। देश के लिए ये नाक के दांत बो रही। तो कांग्रेस को इससे बाहर आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहता हूं कि जब ये संविधान का खुला उल्लंघन कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जो भी धार्मिक आधार पर सरकार आरक्षण दे रही है, उन सरकारों को बर्खास्त भी कर सकती है। तो वो शक्ति जब उसके पास है, तो भारतीय जनता पार्टी केवल विरोध करके क्यों रह जा रही है? ऐसी सरकारों को जो संविधान विरोधी हैं, उनको राष्ट्रपति शासन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 लगा करके क्यों नहीं उससे पक्षित करती है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ संजीव तारनाथ जी भी जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। संजीव जी, क्या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर राज्य स्तर पर धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन नहीं है? चाहूंगा कि मैं बड़ी देर से सुन रहा था अलग अलग प्रवक्ताओं को, उनकी बातों को मैंने ज्ञान से सुना, बट शायद ये इतनी होड़ में रहते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन इतने तगड़े तरीके से फैलाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, व्हाट्सएप का जो ज्ञान है या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, उसको इतनी तेजी से फैलाने में ये इतने विश्वास रखते हैं कि इनको लगता है कि जो व्हाट्सएप पे आ गया उसको हम फैलाते जाएं और झूठ को सच बनाने की जो कवायद है इनकी, वो हमेशा बरकरार रहती है। जब अरे साहब अरे आकाश राय साहब और आकाश राय जी, मेरी बात पहले मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, अगर आपने सच बात बोली है तो आकाश जी संजीव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। आकाश जी, संजीव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा, आपका जवाब ले लूंगा। जी, जो झूठ की राजनीति करता है उसके अंदर ये घबराहट होती है। अगर आपके अंदर ये घबराहट है तो आप समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने ये कहा, हमारे नेता डीके शिव कुमार जी ने बड़ा कड़े शब्दों के अंदर कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे। तोड़ मरोड़ करके बयानों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप असल मुद्दों से क्यों भागना चाहते हैं? क्यों बात नहीं करते देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर? क्यों अहम मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते? आज देश के अंदर क्या एक ही मुद्दा बचा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। आपके पास कोई ऐसे अहम मुद्दे नहीं है देश की जनता के लिए? जब हमारे नेता ने क्लियर कर दिया कि जी मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया, तो इसको इतनी कंट्रोवर्शियल चीज बनाने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और अगर कोई बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है तो वो गलत है। जब उनकी तरफ से एक स्पष्ट क्लियर मैसेज आ गया, ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट कर दिया, मीडिया हाउसेस को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये तोड़ मरोड़ करके मेरे बयान को दिखाया जा रहा है, तो इसके ऊपर इतनी चर्चा करना, इसको इतना मुद्दा बनाना और संसद की कार्यवाही तक को स्थगित कर देना, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? मैं ये जानना चाहता हूं ना। जी बिल्कुल, ठीक है। संजीव जी, आकाश जी बार बार इशारा कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आकाश जी अच्छे से जवाब दे सकते हैं, फिर उसके बाद आकाश जी मेरा भी एक सवाल है वो ले ये लोग बोल रहे हैं।
तो अनुच्छेद 15 की बात तो मैंने नहीं की, इसी पैनल में किसी वक्ता ने कही। क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया क्या? और 1975 में जब आप लोगों ने इस देश पर इमरजेंसी थोपी थी, तो उस समय तो न शायद व्हाट्सएप रहा होगा और न भारतीय जनता पार्टी थी, तब तो लोग थे। और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, तब आप कहाँ थे? तब आप उनके बयान का खंडन करते हैं क्या? और एक बात स्पष्ट आपको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये बतानी चाहिए कि जो बाबा साहब ने कहा था कि कभी भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता और धर्म के आधार पे नहीं हो सकता, तो ये आखिर इस देश में करना क्या चाहते हैं? अगर ये धर्म के आधार पे देंगे तो निश्चित तौर पे ये हिंदुओं का किसी का आरक्षण काटेंगे। अगर ये 50% का आंकड़ा नहीं पार कर सकते तो ये ओबीसी का अधिकार क्यों खाना चाहती है कांग्रेस? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को आरक्षण क्यों देना चाहती है कांग्रेस? ये पाप भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। आप एक बात ये स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, वो चाहे कोई प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, भारत के 28 प्रदेशों में किसी भी प्रदेश में हम ऐसी व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे। और अभी एक वक्ता, मैं उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि सरकारों को गिरा देना चाहिए या सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम लोग देश में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम लोग देश में संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुयायी हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं। हम खोखली बातें करना, तुष्टीकरण करना, सिर्फ वोटों की राजनीति करना, ये हमारे मकसद में नहीं है। हमारे लिए सदैव नेशन फर्स्ट रहता है और उसी अवधारणा पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जी, आर्थिक रूप से जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनको तो आरक्षण मिल ही रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की क्या जो प्रक्रिया और ये बातचीत शुरू हुई है, क्या ये संभव है कि ये सिर्फ ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का एक सियासी एजेंडा है जो फेंक रहे हैं? देखिए, कायदे से जो मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाया कि भारत का संविधान जो अनुच्छेद 15 साफ तौर पे कहता है, और भारत का संविधान का यदि मूलभूत ढांचा यदि आप देखिएगा उस पर रिसर्च करके, तो उसका मतलब सिर्फ एक है कि हम जो विभिन्न संप्रदाय में बटे हुए हैं, अलग अलग जो है अपने आप को विभाजन किए हुए हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषा के नाम पे, ये सब को मिटा करके एक करना है। और भारत का संविधान भी उसी चीज को अभिव्यक्त करता है कि चूंकि हम जैसे अलग अलग रखेंगे तो हम एक नहीं रह करके अनेक में जाएंगे। तो भारत का संविधान कहता है आप अनेक में मत होइए, एक है। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कानून के नजर में कोई भी अलग अलग नहीं है। आप किसी तरह के सरकारी जो अनुदान या सरकारी जो विशेष जो है आप किसी जाति या धर्म के नाम पे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए एक विशेष प्रावधान था, और वो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था उसमें सिर्फ 10 साल के दिया गया था, क्योंकि उस समय इनके आर्थिक आधार पे बहुत पिछड़े हुए थे, इनमें छुआछूत की भी भावना उसमें थी। तो इसको हटाने के ख्याल से 10 साल के लिए एक विशेष सुविधा दिया गया था कि सरकारी सुविधाएं इनको दिया जाए। लेकिन कालांतर के बाद जो विभिन्न राजनीतिक दल है अपनी फायदे के लिए उसको विराट रूप में और विस्तार रूप से उसको कर दिए, और उसका समझिए कि एक बड़ा ही दुरुपयोग हुआ। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवेन कर करके फिर उन्होंने एक लिमिट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। यदि कोई सरकार करना भी चाहता है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम इतने परसेंटेज हैं एससी या एसटी हम उनको दे सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं उसमें। और जहां तक धर्म का सवाल है, धर्म के नाम पे बिल्कुल उसमें जो है रुका हुआ है। हाँ देखिए, अभी जैसे अब कहेंगे कि फॉरवर्ड का नहीं है रिजर्वेशन, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने एक गरीब तबका, वो जनरल कैटेगरी में भी एक आर्थिक आधार पर
जिनकी जो है आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, उनके लिए एक विशेष रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। कायदे से देखा जाए तो यह रिजर्वेशन नाम का चीज का आज के डेट में कोई औचित्य ही नहीं है। केवल पॉलिटिकल पार्टी लोग अपनी अपनी फायदे के लिए केवल कि हमको सामाजिक स्तर से और आर्थिक स्तर से कार्य ना करना पड़े, तो एक बीच का लॉलीपॉप जो है लोगों को, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही प्रमोद जी, जो है बिल्कुल प्रमोद जी, प्रमोद जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आलोक पांडे जी, यही मेरा सवाल भी है कि कर्नाटक सरकार टेंडर प्रक्रिया के लिए जो 4% आरक्षण व्यवस्था की बात कर रही है, वो गरीब मुसलमानों को तो उसका लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि गरीब मुसलमान या गरीब माइनॉरिटी का व्यक्ति वो तो टेंडर प्रक्रिया में जाएगा नहीं, वो तो ठेकेदारी करेगा नहीं, ठेकेदार तो अमीर ही होंगे। फिर ये क्या कोई कांग्रेस का शिगुफा है जिसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने ये शिगुफा छोड़ा है? नहीं, मेरा मानना ये भी संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में आरक्षण सार्वजनिक नौकरियों पर है, सार्वजनिक उपक्रम शब्द है, पब्लिक सेक्टर। ये जो सरकारी ठेका, इसमें तो आरक्षण ही नहीं होना चाहिए ना किसी बात का। और इसमें भी धार्मिक आरक्षण करके यहाँ पर ठेकों में आरक्षण का तो संविधान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये संविधान के विरोध में जाकर बियॉन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आरक्षण सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे जी, तो जब ये ठेकों पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये शिगुफा नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की। जी बिल्कुल ठीक है। संजीव तारनाथ जी, क्या अब कांग्रेस की पहचान हिंदुओं का विरोध करने वाली पार्टी के रूप में नहीं बन पा रही? क्योंकि ऐसा लगातार होता जा रहा है और ऐसा एलिगेशन, ऐसा आरोप लगातार आप पर लग रहे हैं कि आप हिंदुओं का विरोध करते हैं, आप माइनॉरिटी को तुष्टीकरण का फार्मूला अपनाते हैं, माइनॉरिटी के लिए आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। पूरा देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। ये आरोप कौन लगा रहा है? देश की जनता ने लगाए या भारतीय जनता पार्टी ने लगाए? तो ये आरोप जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश के मुद्दों को एड्रेस करने का समय नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास देश के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने का समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढा जाता है कि किस तरीके से झूठ बेचने की राजनीति करी जाए। जब पार्टी के नेता डीके शिव कुमार जी ने क्लियर कर दिया कि जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जो भी ये बातें की जा रही हैं वो गलत हैं, तो उसके आगे ये बातें क्यों की जा रही है मुझे वो समझ नहीं आ रहा। ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है हमारे देश के युवाओं की बेहतरी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आप बात नहीं करना चाहते। आप उन मुद्दों से भागना चाहते हैं, उनके लेकर के आप बात नहीं करते। जब एक बार हमारे लीडर ने क्लियर कर दिया कि जी मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, तो उसके बाद भी आप झूठ बेचने की राजनीति बार झूठ बेचने की राजनीति करे जा रहे हैं। जब एक बार स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान दे दिया गया कि तुष्टीकरण की राजनीति ना की जाए, झूठे बयानों के तौर पे संसद को स्थगित ना किया जाए, तो क्यों संसद को स्थगित किया जा रहा है? क्यों देश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है? उसको लेकर के जवाब दीजिए। ठीक है। अरे साहब, आलोक जी, पांडे जी, आकाश राय जी, दो चीजें संजीव तारनाथ जी कह रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, दूसरा आरक्षण को लेकर जो इतना बवंडर खड़ा किया जा रहा है वो विषय ही नहीं है, विषय कुछ और है जो संजीव जी ने शायद आपको समझाने की कोशिश की है। उन दोनों पर आपका जवाब सीधे ले लेता हूं मैं। देखिए, तुष्टीकरण की जब बात होती है ना, तो एक बात मैं स्पष्ट करता हूं कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध करती है। आपको याद होगा, इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, तो हमने इस्लाम के इतिहास के, अब तक के इस्लाम के इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया। दोबारा जब हमको अवसर मिला तो हमने एक दलित व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठाया। तीसरी बार जब हमको अवसर मिला तो हमने एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को, मतलब इस देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला को हमने राष्ट्रपति के कुर्सी पे बनाया। ये लोग हमसे बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, 2014 का उठा के देखिएगा, आंकड़े उठा के देखिएगा, तो सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी सांसद हमारे थे। इसलिए ये तुष्टीकरण की बात ये लोग ना करें।
एक बात इनको स्पष्ट रूप से मैं समझा दे रहा हूं कि इस देश में अगर आप ओबीसी और एससी एसटी के हक पे डाका मारने की कोशिश करेगी कांग्रेस, तो इस चीज को भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। हम अपने ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है आकाश जी, इस आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं हमारे मूल संविधान में थी और न होगी। बस 30 सेकंड और लूंगा मैं। एक बात अभी निकल के आई थी संविधान के आत्मा की, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि संविधान की आत्मा को कुरेदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है आकाश जी, ठीक है। संजीव जी 10 सेकंड अपना जवाब दीजिएगा। प्रमोद जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेना है मुझे। ने आत्मा बोला था और उसी प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। संजीव जी जवाब दे दीजिए। ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति में हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बनाया, तो आपने क्या एहसान करा उनके ऊपर, देश के मुसलमानों के ऊपर? उनसे बेस्ट कैंडिडेट उस समय राष्ट्रपति का कोई था ही नहीं। तो आपने देश के मुसलमानों के ऊपर और देश में अगर आपने दलितों का ना सर मेरी बात सुनिए जिस तरीके से आप हंसते हुए बता रहे हैं ना, तो आपने कोई एहसान नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ किया मान लिया नहीं करा देश के ऊपर, आप उस तरीके से मत दिखाइए कि आप लोगों ने एहसान किया। उस तरीके से मत दिखाइए कि आप लोगों ने एहसान करा। ये देखिए हम किस तरीके से रहे हैं। ये क्या मतलब कोई मजाक का विषय है? ये कोई मजाक का विषय है जो आप हंस रहे हैं? नहीं, टीवी चैनलों पर बैठ करके आप लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके अगर हम भी जो देश के हैं मुद्दे उनके ऊपर हंसने का काम करते हैं, तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कभी देश की जनता ने आपको 230 के आंकड़े पे ला करके रोक दिया। 400 पार की ठीक है आप दोनों के पास होगा। एक प्रमोद जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने वाली राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? क्या इस आधार पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, यदि कोई भी राज्य सरकारें संविधान के विपरीत काम करती है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय आप शपथ ले रहे थे सरकार की, और शपथ जो आप लिए थे संविधान की जो प्रियम्बल है उसका आपने शपथ लिया था, देश को एक करने का शपथ लिया था, देश को किसी तरह का विभाजन तत्व से अलग रहने का किया था, देश को बढ़ोतरी के लिए किया था, समाज के उत्थान के लिए किया था। और यदि उसके विपरीत शपथ एक तरह से समझिए कि एफिडेविट होता है, और एफिडेविट यदि कानूनी तौर पर देखा जाए तो आप उसको तोड़ते हैं तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगता है। सिमिलरली यदि आप राजनीतिक तौर पे आप एक संवैधानिक पद पर बैठने के लिए उसका शपथ लेते हैं और उसी संवैधानिक पद के जो प्रियम्बल का अवहेलना करते हैं, तो वो केंद्रीय सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर है, तो आपको एक वार्निंग दिया जाएगा। वार्निंग देने के बाद भी आप अपने आप सुधार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके राष्ट्रपति शासन के लिए आपका अनुशंसा कर सकती है और राष्ट्रपति को समझ करके उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जी बिल्कुल। वाह प्रमोद जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत शुक्रिया करूंगा। आलोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और आकाश जी और संजीव जी आपका भी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था देते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि छुआछूत हिंदुओं दलितों को पीछे खींच रही है, इसलिए उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में छुआछूत नहीं है। यही तर्क देकर इन दोनों धर्मों के प्रचारकों ने बड़ी संख्या में हिंदू दलितों का अपने अपने धर्मों में धर्मांतरण करवाया था। अब जबकि उनकी संख्या बढ़ गई तो वो भी ओबीसी या दलित वर्ग में आरक्षण के लिए दावा कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों धर्म के प्रचारकों ने धर्मांतरण के लिए हिंदू दलितों को झूठे सपने दिखाए थे? शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप देखने के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।